नमस्कार। करंट अफेयर एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हमारा प्रश्न था, स्वास्थ्य और देखभाल के लिए उचित अंश रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई थी। आपके विकल्प थे ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी विश्व बैंक, सी नीति आयोग, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में लैंगिक अंतर को संबोधित करते हुए एक नई रिपोर्ट जारी की। इसका शीर्षक है फेयर शेयर फॉर हेल्थ एंड केयर रिपोर्ट, अर्थात स्वास्थ्य और देखभाल के लिए उचित अंश रिपोर्ट। यह रिपोर्ट वैतनिक और अवैतनिक देखभाल कार्य दोनों में महत्वपूर्ण लैंगिक असमानताओं को उजागर करती है। अतः विकल्प ए सही है। चलिए अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का पहला प्रश्न है, पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे वर्ष 2021 के आईटी नियमों के तहत अधिसूचित किया गया था। दूसरा, इसमें केवल भारत सरकार से संबंधित प्रश्नों को ही कार्रवाई योग्य माना जाता है, जबकि अन्य को कार्रवाई के लिए अप्रासंगिक माना जाता है। तीसरा, इसका नेतृत्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री करते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में वर्ष 2021 के आईटी नियमों के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट को शामिल करने की अधिसूचना जारी की है। अतः कथन एक सही है। इसमें केवल भारत सरकार से संबंधित प्रश्नों को ही कार्रवाई योग्य माना जाता है, जबकि अन्य को कार्रवाई के लिए अप्रासंगिक माना जाता है। अतः कथन दो सही है। भारतीय सूचना सेवा यानी आईआईएस का एक वरिष्ठ डीजी या एडीजी स्तर का अधिकारी इसका प्रमुख होता है, जिसके दैनिक संचालन का प्रबंधन विभिन्न स्तरों पर आईआईएस अधिकारियों द्वारा किया जाता है। अतः कथन तीन सही नहीं है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एनएफएसए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अधिनियम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 100% ग्रामीण आबादी तथा 50% शहरी आबादी को सब्सिडी वाले खाद्यान्न का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। दूसरा, इस अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करने के लिए परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे बड़ी महिला को परिवार का मुखिया होना आवश्यक है। तीसरा, इस अधिनियम के तहत केंद्र खाद्यान्न आवंटित करता है, जबकि राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम को लागू करने हेतु जिम्मेदार है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 यानी एनएफएसए के बारे में जानते हैं। यह अधिनियम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को सब्सिडी वाले खाद्यान्न का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। अतः कथन एक सही नहीं है। इस अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करने के लिए परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे बड़ी महिला को परिवार का मुखिया होना आवश्यक है। अतः कथन दो सही है। इस अधिनियम के तहत केंद्र खाद्यान्न आवंटित करता है, जबकि राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम को लागू करने हेतु जिम्मेदार है। अतः कथन तीन सही है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले परिवारों को सब्सिडी वाले राशन के अलावा प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। दूसरा, यह योजना केवल विधवाओं, असाध्य रूप से बीमार व्यक्तियों, विकलांग व्यक्तियों या बिना किसी गारंटीकृत आय या सामुदायिक समर्थन के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले परिवारों तक ही सीमित है।
उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर विकल्प ए, केवल एक। पीएमजीकेएवाई के बारे में जानते हैं। सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले परिवारों को सब्सिडी वाले राशन के अलावा प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, अतः कथन एक सही है। विधवाओं, असाध्य रूप से बीमार व्यक्तियों, विकलांग व्यक्तियों या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बिना गारंटीकृत आय या समुदाय के समर्थन वाले परिवारों के अलावा इस योजना में अन्य समूह भी शामिल हैं, जैसे गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित सभी नागरिक आदि। अतः कथन दो सही नहीं है। अगला प्रश्न, सीईआरटी इनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत सीईआरटी इन हैकिंग एवं फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों के प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। दूसरा, सीईआरटी इन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे में आता है। उपयुक्त में से कौन सा है कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर विकल्प ए, केवल एक। सीईआरटी इन के बारे में जानते हैं। सीईआरटी इन एक नोडल एजेंसी है जिसका कार्य हैकिंग एवं फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटना है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित होता है, अतः कथन एक सही है। सीईआरटी इन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे से बाहर काम करता है और इसकी गतिविधियों एवं कामकाज के बारे में जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को सीमित करता है, अतः कथन दो सही नहीं है। अगला प्रश्न, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी राज्य की सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयां औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर की जाती हैं। दूसरा, वह मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तीसरा, वह कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है और राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है इनमें से कोई भी नहीं। चलिए अब समझते हैं राज्यपाल के दायरे को। किसी राज्य की सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयां औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर की जाती हैं, अतः कथन एक सही है। वह मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, अतः कथन दो सही है। वह कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है और राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है, अतः कथन तीन सही है। अगला प्रश्न, क्षय रोग यानी टीबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, टीबी मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होता है। दूसरा, यह उपचार योग्य नहीं बल्कि रोकथाम योग्य बीमारी है। तीसरा, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले जैसे एचआईवी, कुपोषण, मधुमेह से पीड़ित अथवा तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों में टीबी से ग्रसित होने का जोखिम काफी अधिक होता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। चलिए अब क्षय रोग यानी टीबी के बारे में जानते हैं। टीबी मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होता है, अतः कथन एक सही है। यह एक उपचार योग्य और रोकथाम योग्य बीमारी है, अतः कथन दो सही नहीं है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले जैसे एचआईवी, कुपोषण, मधुमेह से पीड़ित अथवा तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों में टीबी से ग्रसित होने का जोखिम काफी अधिक होता है, अतः कथन तीन सही है। अगला प्रश्न, गंगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भागीरथी के रूप में उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। दूसरा, देवप्रयाग में जहां अलकनंदा पिंडर से मिलती है, इस नदी का नाम गंगा हो जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। गंगा भागीरथी के रूप में 3892 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है,
अतः कथन एक सही है। कई छोटी छोटी धाराएं गंगा की जलधाराओं में समाहित हैं। इसमें अलकनंदा, धौली गंगा, पिंडर, मंदाकिनी तथा भिलगना प्रमुख है। देवप्रयाग में जहां अलकनंदा भागीरथी से मिलती है, इस नदी का नाम गंगा हो जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। बंगाल की खाड़ी में बहने से पहले 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बीमारियों पर विचार कीजिए। पहली, डिप्थीरिया, दूसरी खसरा, तीसरी रूबेला। उपयुक्त में से कितने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी यूआईपी के अंतर्गत आते हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, यह कार्यक्रम टीकाकरण के माध्यम से रोकी जा सकने वाली 12 बीमारियों के लिए मुक्त टीकाकरण सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय स्तर पर 9 बीमारियों के खिलाफ, जो कि इस प्रकार हैं: डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा, रूबेला, बचपन की तपेदिक का गंभीर रूप, हेपेटाइटिस बी और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के कारण होने वाला मेनिनजाइटिस और निमोनिया है। उपराष्ट्रीय स्तर पर 3 बीमारियों के खिलाफ, जो इस प्रकार हैं: रोटावायरस डायरिया, न्यूमोकोकल निमोनिया और जापानी इंसेफ्लाइटिस। अतः विकल्प सी सही है। चलिए नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हमारा प्रश्न है, समाचार में देखा जाने वाला रोडामाइन बी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए विटामिन, बी वायरस, सी कलरिंग एजेंट या फिर डी वैक्सीन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।